हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डिस्कस किया है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस के पास क्या प्रॉपर्टी थी? ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो जब इसमें हम नेचुरल नंबर देंगे, नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5, इस तरह से जब भी वैल्यू इसमें हम देंगे तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसमें हमें क्या मिला था? ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक व्यक्ति चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें लग रहा है। तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या था कि कोई व्यक्ति चलते चलते किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ पहुँच रहा है। वो यहाँ से स्टार्टिंग से भी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जा जा सकता है, या फिर कुछ समय बाद, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए 1000 है, तो पहले वो इधर 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 इस तरह से जा रहा था, लेकिन 1000 पॉइंट के बाद में उसका नेचर क्या हुआ कि वो एल की तरफ जाने लगा। तो कन्वर्जेंस में हमें हर बार क्या दिख रहा है कि जो भी सीक्वेंस है, जो भी चलने वाली चीज़ है, वो किसी एक फिक्स्ड पोजीशन या फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या, यहाँ पे हमने और क्या देखा था कि जैसे यहाँ पे हमें एक नंबर मिला 1000, तो 1000 के बाद के सारे पॉइंट क्या है? एल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सीक्वेंस है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जाते ही नहीं कभी। वो कितना भी चल रहे हैं लेकिन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ नहीं रहेंगे। तो इस तरह के सीक्वेंसेस, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मतलब डाइवर्ज कर रहे हैं। वो किसी एक फिक्स पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बस वो इधर उधर घूम रहे हैं। तो इस तरह के सीक्वेंसेस को बोलेंगे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो उसके लिए हम कितनी भी बड़ी नंबर ले लें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1000 लिया था, तो उसके लिए क्या है कि हम कितना भी बड़ा बड़ा नंबर ले लें, जैसे 10,000 ले लिया, तो हम सोचें कि वो 10,000 के बाद इस नंबर की तरफ एल होगा, एल की तरफ कन्वर्ज होगा, फिर भी नहीं कन्वर्ज करेगा। 10,000 के बाद भी उसके पॉइंट क्या होंगे? जैसे 10,001, ये पॉइंट हमारा, ये भी एल की तरफ नहीं जाएगा, ये कहीं और जाएगा। इसके बाद का पॉइंट वो भी कहीं और जाएगा। तो मतलब हम कोई एम, यहाँ पे हमें हर बार एम ऐसा मिलेगा कि सीक्वेंस के टर्म एल की तरफ जाएंगे नहीं उसके बाद। तो इस तरह का हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं डाइवर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में हम देखते हैं कि डेफिनेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी डाइवर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे रियल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो ये जीरो होगा। तो इस तरफ जब वो डाइवर्ज करेगा तो वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और इस तरफ वो डाइवर्ज करेगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो पहली डेफिनेशन में हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाने वाली सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो डाइवर्ज कर रहा है किसकी तरफ? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। इफ टू ईच पॉजिटिव नंबर जी, एक अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर जी लेते हैं, हाउ एवर लार्ज, वो कितना भी बड़ा हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। तो कोई भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लेते हैं जी, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो हमने जैसे सोचा कि मान लो ये 10⁻7 है। ठीक है, 10⁻7 है एक पॉजिटिव नंबर, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से 10⁻10 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी हमें क्या एग्जिस्ट करेगा? देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, एक पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? ये कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे कि ए एन
वो टर्म जी से बड़े होंगे, मतलब इस पॉइंट जी से क्या होंगे, बड़े होंगे। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो हमें m क्या बताएगा कि यहाँ पे कोई एक स्टेज मिलेगी, ठीक है। तो उस m की वैल्यू के आगे हम यहाँ पे क्या n को वेरी करा रहे हैं ना, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू m+1 m+2 इस तरह से बढ़ेगी। तो n हमें मिलते जाएंगे, जिससे क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म उस g से बड़े होंगे। मतलब ये सीक्वेंस हमारी बाउंड हो ही नहीं रही है, या फिर किसी पॉइंट की तरफ फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म और बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 1000 ले लें, तो हमें एक स्टेज इस मान लो कि 2000 पे मिल गई, ठीक है, m। तो सीक्वेंस के पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 2000 के बाद में भी क्या है, बढ़ते जाएंगे। वो किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ नहीं रुक रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम अगर हमने कोई पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट की तरफ अगर रुक जाते, सीक्वेंस के टर्म जैसे यहाँ से बढ़े तो यहाँ तक ही रहते, तो हम क्या बोलते थे, कन्वर्जेंट। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। सीक्वेंस के पॉइंट ये बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्ज है, और किसकी तरफ ये डाइवर्ज कर रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी के लिए देख लेते हैं। ए सीक्वेंस an इज सेड टू डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी इफ टू ईच निगेटिव नंबर g हाउएवर स्मॉल। अब हम कितना भी छोटा एक नंबर ले लें g, ठीक है, वो बहुत ही छोटा नंबर है -g कहीं यहाँ पे, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या मिलेंगे, ये सीक्वेंस का g क्या है, सीक्वेंस का एक पॉइंट ही मान लेते हैं, कोई एक पॉइंट है सीक्वेंस का, ठीक है g। तो अगर ये कन्वर्ज होता तो सीक्वेंस के पॉइंट इससे आगे नहीं जाते। लेकिन क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an लेस देन g, मतलब g से छोटे और नंबर हमें मिल रहे हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। तो इस तरह के सीक्वेंस को बोलेंगे डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करने वाले सीक्वेंस के एग्जांपल और माइनस इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करने वाले सीक्वेंस के एग्जांपल्स। वो देखो क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस ली n², तो ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें 1, अब जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा। तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ नहीं जा रही है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। और किसकी तरफ बढ़ती जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसमें हम कोई भी एक नंबर ले लें कहीं भी, सीक्वेंस का कितना भी बड़ा नंबर, लेकिन सीक्वेंस के अगर हम n को और इंक्रीज करेंगे तो सीक्वेंस के नंबर, जो सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, ना कि किसी एक पॉइंट की तरफ फिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसी तरह से अगर हम इसमें क्या बोल दें, -n² कर दें, तो -n² में क्या आएगा, ये -1, -4, -9। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो -1 यहाँ आएगा कहीं, -4 यहाँ आएगा कहीं, -9 यहाँ आएगा कहीं। तो इस तरह से सीक्वेंस इस तरफ जा रही है, मतलब निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी देख लिया, डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी देख लिया, लेकिन कुछ सीक्वेंस इस तरह से होती हैं जो ना तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी ना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। उनका नेचर कैसा होगा, कभी वो इधर जाएंगी, कभी वो इधर जाएंगी, कभी वो इधर, कभी वो उधर। तो उनके पॉइंट, जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो n की वैल्यू अगर मैंने बढ़ानी शुरू की, तो मान लो कि a1 हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, a2 निगेटिव की तरफ जा रहा है, a3 पॉजिटिव की तरफ, a3 निगेटिव की तरफ। तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट कर रहा है, कभी वो प्लस की तरफ जा रहा है, कभी वो निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की जब कहीं हमें ऑसिलेशन मिलेगा तो वो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलेंगे उसको। तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के क्या हमारे पास डेफिनेशन होगी, देखो ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस की हो गई कि कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कब होगी,
अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या फिर निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है तो उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या बोली, ना इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए नॉर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, तो इस तरह की सीक्वेंस को बोलेंगे नॉट डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो नॉट डाइवर्जेंट सीक्वेंस, जो नॉन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो ऑसिलेटिंग सीक्वेंस अब हमारे पास दो टाइप की होंगी। देखो फर्स्ट टाइप क्या है ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, और सेकेंड टाइप क्या होगा, ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सीक्वेंस अगर किन्हीं फाइनाइट पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रही है, फाइनाइट पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ -1n, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इसमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे, -1 1 -1 1, तो इस तरह के पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो एक बार +1 आएगा, एक बार -1, तो ये सीक्वेंस दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो ऑसिलेट कर रही है, अब ये देखो सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस भी है। बाउंडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट हैं, 1 और -1। तो सीक्वेंस an के जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो क्या है, -1 और 1 के बीच में है। तो -1 और 1 के बीच में बोलने का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट -1 और 1 ही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड है। तो बाउंडेड के लिए हम क्या और देख सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं बाउंडेड, अगर इसकी रेंज फाइनाइट हो, कोई भी सीक्वेंस अगर उसकी रेंज फाइनाइट मिल गई तो बाउंडेड हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार रेंज फाइनाइट ही मिले बाउंडेड हो। तो जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है 1/n, तो इसकी रेंज में इनफाइनाइट एलिमेंट है लेकिन फिर भी ये बाउंडेड है। अगर फाइनाइट मिलते हैं एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे -1 और -2 है, अगर फाइनाइट एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो बाउंडेड होगी, ठीक है। तो अब ऑसिलेट फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ, देखो ये सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली, इसका मतलब है कि इट इज बाउंडेड। सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड। इट नाइदर कन्वर्ज नॉर डाइवर्ज, ना तो वो कन्वर्ज हो ना फिर वो डाइवर्ज हो। तो यहाँ पे ये -1 क्या है, ये ना तो कन्वर्ज कर रही है ना डाइवर्ज कर रही है, तो इसका मतलब इससे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि 1 की तरफ जा रही है कि -1 की तरफ जा रही है, लेकिन ये बाउंडेड है। तो इस तरह की सीक्वेंस को बोलेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली। उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ऑसिलेट इनफाइनाइटली का मतलब क्या हुआ, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेट इनफाइनाइटली इफ इट इज अनबाउंडेड। सीक्वेंस अनबाउंडेड हो, ना तो वो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे, तो ना तो वो कन्वर्ज करे ना तो वो डाइवर्ज करे। तो इस तरह की सीक्वेंस का एग्जांपल क्या लिखेंगे हम, तो मान लो कि -1/n × n, तो ये सीक्वेंस मैंने ली, ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने इसके लिए। तो अब देखो यहाँ पे हम जब 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 2 आएगी। जब 3 पुट करेंगे क्या आएगी, -3 आएगी। जब 4 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 4 आएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 पुट किया तो -1 आया, ठीक है। जब 2 पुट किया तो 2 आया, जब 3 पुट किया तो -3 आया, जब 4 पुट किया तो यहाँ पे 4 आया। तो क्या है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, और ये हमारे पास कैसी है, अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी बाउंड नहीं मिलेगा। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, निगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती नहीं, इसको घटते बोल लेंगे, निगेटिव तरफ घटती जा रही है, और राइट साइड में पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये ना तो कन्वर्ज है ना तो डाइवर्ज है, और ये अनबाउंडेड है। तो इस तरह की सीक्वेंस को बोलेंगे ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली और ऑसिलेट फाइनाइटली सीक्वेंस हमारे पास ये इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे एक ये रिमार्क लिखा है, इसमें क्या है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस आइदर कन्वर्जेस और ऑसिलेट फाइनाइटली। कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, यहाँ पे किस तरह की सीक्वेंस की बात कर रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस। और बाउंडेड सीक्वेंस क्या बोला था कि किसी सीक्वेंस के लिए हमें क्या मिल जाए, एक लेस देन, एक हमें स्मॉल के मिले और एक कैपिटल के मिले,
और सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इन दो नंबर के बीच में फॉर ऑल n, इन्हीं दो नंबर के बीच में लाई कर जाएं, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम बाउंडेड बोलेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो ऑसिलेट फाइनाइटली होगी। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस आइदर डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए दो कंडीशन है हमारे पास। तो ये सीक्वेंस थी हमारे पास क्राइटेरिया डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का। तो अब हम आगे के लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे सीक्वेंस पे बेस्ड, क्योंकि कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम कई मैथमेटिक्स की ब्रांचेज में यूज करते हैं, तो इस वजह से क्या है कि कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ हम जैसे थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि मान लो कोई सीक्वेंस है हमारे पास, वो सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो एक या एक से मतलब एक से अधिक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगी। अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज है तो सिर्फ वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। अब फिर इसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज है तो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं कि कन्वर्ज होगी। तो इस तरह की कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।